जय हिंद। एक मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाला एक शख्स अपने दोस्त की मौत के बाद उसकी 14 साल की 12वीं में पढ़ने वाली बेटी को अपने घर ले आता है और उसके बाद कथित तौर पर मौका पाने पर उसके साथ कई बार वो शारीरिक संबंध स्थापित करता है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सबसे पहले ये डिप्टी डायरेक्टर उस लड़की को ड्रग्स देता है और ड्रग्स में जब लड़की बेसुध हो जाती है तो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। अब ये फिजिकल रिलेशन बनाने का सिलसिला 3 महीने लगातार लगभग रोज ही चला और उसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद लड़की को दवाइयों के जरिए कथित तौर पर एबॉर्शन कराने की सलाह दी जाती है और उसके बाद ऐसा करवा भी दिया जाता है। पर एक दिन ये लड़की अचानक से बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है और उसे अस्पताल में काउंसलर के पास ले जाया जाता है। काउंसलर से बात करते हुए लड़की बहुत ज्यादा बिलख बिलख कर रोने लगती है और ये पूरा सच निकलकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट्स कीजिए, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब आखिर ऐसे हालात कैसे बने कि एक लड़की को, अपने दोस्त की लड़की को डिप्टी डायरेक्टर अपने घर ले आया और उसके साथ कई बार उसने फिजिकल रिलेशन बनाए। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा साल 1999 में। ये डिप्टी डायरेक्टर दरअसल बिहार के रहने वाले थे और दिल्ली में चर्च में हर प्रोग्राम में ये शिरकत किया करते थे। उसके बाद एक दिन इनकी मुलाकात एक दूसरे परिवार से होती है। उनसे जब पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो पता चलता है कि वो भी बिहार के रहने वाले हैं और उसी जगह के रहने वाले हैं जहां के ये डिप्टी डायरेक्टर रहने वाले थे। अब उसके बाद दोनों के बीच में घनिष्ठता बढ़ती है, दोनों परिवार एक दूसरे के करीब आते हैं और तकरीबन रोज या एक दिन छोड़ के एक दिन बात हो जाया करती थी दोनों के बीच में। उसके बाद संबंध बहुत ज्यादा घनिष्ठ होते चले गए। अब धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया तो इस डिप्टी डायरेक्टर के घर सबसे पहले एक लड़के का जन्म हुआ, उसके बाद एक लड़की का जन्म हुआ और इसके साथ ही जो दोस्त था, जो दूसरा परिवार था, उसके घर एक बेटी का जन्म हुआ। ऐसे में ऐसा लगता था कि बेगाने शहर में कोई अपना मिल गया और उस अपने के साथ ये अपना जीवन अच्छे से बिता रहे थे। अब धीरे धीरे समय बीतता है और 1999 से ठीक 21 साल बाद साल 2020 की बात करते हैं। 1 अक्टूबर को अचानक से जो डिप्टी डायरेक्टर के दोस्त थे उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु होने के बाद पूरा परिवार सदमे में, उसके साथ ही डिप्टी डायरेक्टर उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि बेटी की सारी जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा। उसके बाद बेटी जो कि सदमे में गई हुई थी, सदमे से बाहर निकलने के लिए उसे भी ये एक अच्छा रास्ता लगता है। अब ये जो बेटी है ये 12वीं क्लास में पढ़ती है, 14 साल की है, जवान हो रही है और देखने में भी काफी खूबसूरत है। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्हें ये मामा कहा करती है और काफी प्यार उनसे भी माना करती है। अब आरोप ये है कि अपने पिता की मौत के बाद जब ये लड़की डिप्टी डायरेक्टर के घर आई तब अचानक से सब कुछ बदलता चला गया। जो पहले मधुर संबंध थे, जो प्यार दिखाने वाला रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा था। अब ये डिप्टी डायरेक्टर कथित तौर पर इस लड़की पर गंदी नजर रखने लगा था। अब एक दिन रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस व्यक्ति ने मौका पाकर इस लड़की को एक ड्रग्स दिया। ड्रग्स लेने के बाद लड़की होश में नहीं रही और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी, जिसके बाद कथित तौर पर इस व्यक्ति ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। अब यह सिलसिला एक दिन का नहीं था बल्कि अब ये रोजाना में तब्दील हो चुका था, यानी कि रोज ये व्यक्ति आता और कोई ना कोई दवाई देकर इस लड़की के साथ संबंध बना लेता। अब यह सिलसिला नवंबर महीने से शुरू हुआ और साल 2021 के जनवरी महीने तक, यानी 3 महीने तक लगातार चलता रहा। अब एक दिन अचानक से लड़की की तबीयत खराब होती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। जब डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं और वो सीधे ये पूरी बात डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को बता देती है। अब आरोप ये है कि जब ये लड़की डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को अपनी पूरी बात बताती है
और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, तो वो कहती हैं कि तुम्हें गोलियां खाकर इस बच्चे को गिरा देना चाहिए। उसके बाद किया भी कुछ ऐसा ही जाता है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी अपने लड़के को मार्केट में भेजती है और उसे कहती है कि तुम एक बच्चा गिराने वाली जो दवाई होती है वो लेकर आओ। वो लड़का दवाई लेकर आता है और उस दवाई को कथित तौर पर इस लड़की को दिया जाता है, जिसके बाद बच्चा एबॉर्ट हो जाता है। अब बच्चे का एबॉर्शन होने के बाद, यानी कि बच्चा गिरने के बाद, सारी बात दब जाती है। अब इस बीच जो संबंध थे दोनों के, उस लड़की के और उस परिवार के बीच में, काफी खराब हो चुके थे, क्योंकि जो डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी थी वो कथित तौर पर इस लड़की को कई बार मारा पीटा करती थी, छोटी छोटी बात पर लड़की के साथ झगड़ा किया करती थी। ऐसे में लड़की एक दिन अपनी मां को फोन करती है और उससे अपना दुख बयान करती है, जिसके बाद लड़की की मां डिप्टी डायरेक्टर के घर आती है और अपनी लड़की को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब तकरीबन 2 साल का समय बीत चुका है, पर यह लड़की जितनी खुश पहले रहा करती थी उतनी खुश अब ये इस हादसे के बाद नहीं रहती। ये डिप्रेशन में जा रही थी, चुपचाप रहा करती थी, और इतना तो ठीक था, पर एक दिन अचानक से इस लड़की को एक दौरा पड़ा, जिसके बाद ये बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में ले जाया गया। सेंट स्टीफन अस्पताल में जब इस लड़की को ले जाया गया तो वहां पर होश आने के बाद एक काउंसलर से इसकी बात करवाई गई। जब काउंसलर इससे पूछने लगी कि बेटा क्या बात है, तुम बेहोश क्यों हुई थी, तो उसके बाद ये लड़की काफी देर तक कुछ नहीं बोलती। धीरे धीरे जब बार बार पुश किया जाता है तो लड़की अचानक से बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपनी पूरी कहानी बयान कर देती है। ये लड़की बताती है कि किस तरह से वो अपने पिता की मौत के बाद उनके दोस्त के घर गई और उसके बाद उसका कथित तौर पर उनके ही दोस्त ने कई बार बलात्कार किया और वो प्रेग्नेंट हुई, जिसके बाद गोलियां खाकर, दवाइयां लेकर उसे बच्चे को गिराना पड़ा। उसके बाद वो अपने घर वापस आ गई और इस बात से उसे बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा है। इसके बाद ये मामला आग की तरह फैल गया। सबसे पहले लड़की के परिवार को पता चला, फिर ये बात पुलिस को बताई गई और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने ज्यादा देर न गवाते हुए केस रजिस्टर किया पोक्सो एक्ट का। उसके साथ ही आईपीसी की धारा 376, आईपीसी की धारा 509, 506, 323, 313 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया। अब इस बीच इस डिप्टी डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया, उसके साथ ही उसकी पत्नी और दोनों बच्चे, जो कि लड़का 21 साल का था और लड़की 19 साल की थी, उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब एक तरफ हंसता खेलता परिवार और अब दूसरी तरफ यह है कि डिप्टी डायरेक्टर नौकरी से सस्पेंड हो चुके हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है और पूरे का पूरा परिवार गिरफ्तार हो चुका है। अब कोर्ट में डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से दलील यह दी गई कि उन्होंने तकरीबन 20 साल पहले अपनी नसबंदी करवा ली थी। अब इस डिप्टी डायरेक्टर की नसबंदी वाली कोर्ट में दी गई दलील को सुनने के बाद हर कोई हैरान था और सवाल यही खड़े हो रहे थे कि अगर 20 साल पहले नसबंदी करवाई जा चुकी है तो ऐसे में लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अब इसके बाद ज्यादा समय का इंतजार ना करते हुए इस व्यक्ति का, यानी डिप्टी डायरेक्टर का पोटेंसी टेस्ट करवाया गया। पोटेंसी टेस्ट के जरिए यह पता चलता है कि पुरुष के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता है या नहीं है। पोटेंसी टेस्ट की रिपोर्ट भी आई और उसे कोर्ट में सबमिट कर दिया। अब इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई वो बच्चों के लिए खड़ी हुई, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। डिप्टी डायरेक्टर के 21 साल के लड़के और 19 साल की लड़की की जो जमानत याचिका थी वो सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई, जहां पर उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद उनकी बेल एप्लीकेशन मूव हुई सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बच्चों को इस केस में जमानत दे दी। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में जो जो धाराएं लगाई गई हैं वो कितनी ज्यादा सख्त हैं। सबसे पहले पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसके तहत 7 साल की सजा से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी होता है। दूसरी धारा है आईपीसी की धारा 376, जो कि रेप के लिए लगाई जाती है। इसमें जो मैक्सिमम सजा है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट की है और साथ में जुर्माना भी होता है। अगली धारा है आईपीसी की धारा 509, जिसके तहत अगर किसी भी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द कहा जाता है, कोई काम किया जाता है, कोई इशारा किया जाता है, तो 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है।
अगली धारा है आईपीसी की धारा 506, जिसके तहत आपराधिक धमकी के लिए सजा दी जाती है और सजा इस धारा के तहत 7 साल तक की हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है आईपीसी की धारा 323, जिसके तहत अपनी मर्जी से किसी को अगर कोई व्यक्ति हर्ट करता है, उपहति करता है, उसकी सजा दी जाती है। इसमें 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है आईपीसी की धारा 313, जिसके तहत महिला की सहमति के बिना अगर उसका गर्भपात एबॉर्शन करवाया जाता है तो ये धारा लगाई जाती है। इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना होता है। ये काफी सख्त प्रावधान है। वहीं आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश के लिए सजा दी जाती है। इसमें 6 महीने से अधिक की सजा होती है, या फिर जुर्माना होता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब कुल मिलाकर जो ये मामला है, इसने अपने आप में सबको हैरान परेशान कर दिया। जो भी इस तरह के मामले होते हैं वो काफी गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसलिए आप देखिए, एक डिप्टी डायरेक्टर का पूरा परिवार लगभग बर्बादी के कगार पर जा पहुंचा। नौकरी से सस्पेंड हो गए, उसके बाद कोर्ट के चक्कर, जेल के अंदर पूरा परिवार चला गया। कुल मिलाकर सीख ये मिलती है कि कभी भी ऐसे किसी अपराध के आसपास भी ना जाएं। सोचना तो दूर की बात है। जय हिंद।